अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हर साल 1 फरवरी को हिंदुस्तान के 120 करोड़ आवाम ये टीवी पर देखते रहते हैं कि मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस आएंगे और क्या खुशखबरी दे के जाएंगे, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसकी एक आस लगा के बैठते हैं। अगरचे कि फ़ायदा किसको होता है यकीनन वो तो कभी किसी का इल्म नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन 1 फरवरी को बात चीज़ें सस्ती होती हैं और बात चीज़ें महंगी होती हैं। लेकिन इस साल 56 इंच का सीना सुने थे हम, वैसा ही 56 मिनट में अपनी तकरीर को निर्मला सीतारमण में अपनी तकरीर ख़त्म कर दी और ये उम्मीद बताई कि अगस्त में मुकम्मल बजट वो पेश करेंगी। अब अगस्त में पेश करने की बात है, ये है कि दिल्ली दूरस्थ 2024 के जनरल इलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर जीत के आएंगे तो पेश करने की बात है। वक्त बताएगा कि आगे की पेशन गोई किसकी सही साबित होती है और किस हद तक या किस चीज़ों पे अमल होता है, और उस वक्त तक अगस्त में कौन बजट पेश करेगा इसका भी इल्म हमें हो जाएगा। मगर जब बजट की बात आती है तो उमूमन ये बात आती है कि फ़लाँ चीज़ पे टैक्स कम हो गया है, फ़लाँ चीज़ पे टैक्स बढ़ गया है, और इसी किस्म से जो टैक्स जो हमको मालूम है वो उमूमन होता ये कि इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है। अब जीएसटी का टैक्स आ गया है जिसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहा जाता है। लेकिन टैक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टैक्स की जो उसूली होती है, जो आवाम से जो पैसे उसूले जाते हैं टैक्स की शक्ल में, ये कोई नई बात नहीं है। होता तो ये है कि हिंदुस्तान में ये भी बात कही जाती है कि तकरीबन आज अगर कोई आदमी टैक्स की अपनी कितनी रकम टैक्स में देता है या अपनी तनख्वाह की कितनी रकम टैक्स में देता है, अगर देखेंगे तो ये 35% से 45% के बीच में हर एक आम आदमी टैक्स देकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आप ये सोचिए कि आपकी तनख्वाह तो बहुत ज़्यादा है, अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए टैक्स तनख्वाह है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1 लाख रुपए फिर भी आपको कमी क्यों पड़ रही है। तो इसमें ये देखेंगे तो इसमें आपकी रकम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन 40% के करीब रकम टैक्स में चले जाती है। तो ऐसा ही हो रहा है, जो हम कमा कर भी हमारी जेब में जो सुराख पड़ा हुआ है उसमें से टैक्स के लिए रकम जो निकल जाती है, वहाँ पे ये एक चीज़ हो रही है। लेकिन टैक्स की जहाँ तक बात है उसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। तो तारीख़ पे एक सरसरी नज़र ये डाल दूँगा कि मिस्र में एक टैक्स लगा था, फैट टैक्स। ये टैक्स था कुकिंग ऑयल पे या पकाने के जो तेल होता, मीठा तेल जो होता है उसके ऊपर हुआ था। एक बार आप इस्तेमाल करते हैं तो वो तेल को फेंक देना और नया तेल जब भी आप तलेंगे, कोई भी चीज़ पकाएंगे तो नया तेल इस्तेमाल करना, ताकि तेल की खपत में या तेल जो फ़रोख्त होता है वो कंपनी चल सके। क्योंकि वो कंपनी थी वहाँ के मिस्र के फ़ारोआ की कंपनी थी, जो ये कंपनी का मालिक था, तो उसकी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फैट टैक्स यानी कुकिंग ऑयल पर टैक्स लग गया था। इसके बाद एक और टैक्स है, रोमन एम्परर थे वेस्पासियन, इन्होंने एक टैक्स लगाया था जो आज जगह जगह पे है। सो बैतुल खला बने हुए हैं, जो बाथरूम्स बने हुए हैं, वो बाथरूम से, पब्लिक टॉयलेट से इंसानों का जो पेशाब होता है वो जमा करते थे और बेचा जाता था। बहरहाल जो भी टैनरी की इंडस्ट्री में या चमड़ों की लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था तो वो टैक्स बेचा जाता था। तो उसमें यूरिन टैक्स के तौर पे वहाँ पे उसूल किया जाता था बेचते वक्त। वैसे ही अगर देखेंगे तो रोम सबसे पुराना है, वहाँ पे रोम में एक स्लेव टैक्स होता था। वहाँ पे जो लोगों को बांदी बना के रख लेते थे या अपने ग़ुलाम बना के रख लेते थे, उनको जब आज़ादी मिलती थी तो वो उसमें स्लेव टैक्स, फ्रीडम, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने के लिए वो लोग स्लेव टैक्स अदा करना पड़ता था उन्हें। वैसे ही 1705 में रशियन एम्परर थे पीटर द ग्रेट, उन्होंने एक टैक्स लगाया था कि अगर आप दाढ़ी छोड़ते हैं अपने चेहरे पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये था कि आप जितना हो सकता है क्लीन शेवन रहिए, दाढ़ी और मूछ नहीं रहना आपके मुंह पे, अगर चेहरे पे ये रहती है तो आपको बियर्ड टैक्स देना पड़ता था। फ्रांस में सॉल्ट टैक्स के नाम से एक इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पे नमक पे टैक्स लगा दिया था, और यही नमक की
टैक्स, जब आप टैक्स लगाना शुरू करें तो आवाम में इतनी बेजारगी आ गई कि आवाम ने उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये एक वजह भी बताई जाती है जो सॉल्ट टैक्स के खिलाफ में था और फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे आया था। 1885 से 1923 तक कनाडा ने एक हेड टैक्स के नाम से उसूल करना शुरू किया था, जब चाइना के लोग कनाडा में जाके अपनी सुकूनियत या अपनी शहरियत वहाँ पे लेना चाह रहे थे। तो कनाडा ने 1885 से 1923 तक हेड टैक्स लगाया था। जापान ने विस्की पे टैक्स लगाया था, जिसमें अल्कोहल कंटेंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और जो बाज़ लोग ऐसे भी थे जो जंग से बचने के लिए एक करते थे, तो किंग हेनरी जो थे उन्होंने ये नाइट्स को अपनी ड्यूटी से बचने के लिए या जंग में अगर कोई नहीं जाना चाह रहा है तो वो उससे वॉर टैक्स उसूल किया जाता था। ओलिवर क्रैमवेल ने टैक्स लगाया था, जिसके पास दौलत ज़्यादा है उन लोगों पर टैक्स लगाया था। बेसिकली जो लोग इसके मुखालिफ थे, सियासी मुखालिफ थे, उनके ऊपर टैक्स लगाया था। वैसे ही कार्ड खेलने के जो पत्ते खेले जाते हैं, ताश के पत्ते, उस पर भी इंग्लैंड में एक टैक्स था। उसके बाद सर्दी से बचने के लिए जो फायर प्लेसेस बनाते थे लोग, उस पर भी टैक्स लगाया गया था। तो लोग ये करना शुरू करके फायर प्लेसेस को, या जहाँ पे आग लगाई जाती थी गर्मी के लिए, वो छुपाना शुरू कर दिए थे ताकि टैक्स से बच सके। यूरोप में घर में खिड़कियाँ कितने होना चाहिए, अगर खिड़की बढ़ती है एक से तो उस पर भी टैक्स लगाया गया था। बाद में ये बोला गया कि सेहत ख़राब हो रही है तो उसके बाद से ये हटा दिया गया, लेकिन टैक्स खिड़कियों पे भी टैक्स लगाया था। ब्रिक टैक्स लगाया गया था इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में। ये था कि कितने ईंट आप इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में। तो हुआ ये कि इस टैक्स से बचने के लिए ईंट की साइज़ बढ़ा दी गई थी ताकि टैक्स बच सके। 1712 में प्रिंटेड वॉलपेपर टैक्स लगाना शुरू करा तो प्लेन वॉलपेपर बनाना शुरू हो गया था। वैसे ही टोपी के ऊपर एक टैक्स था 1784 में, हैट टैक्स के नाम से। तो कंपनी ने ये काम किया कि अपने कंपनी का नाम डालना हटा दिया था ताकि टैक्स वो बचा सकते हैं। घर में मोमबत्ती बनाई जाती थी तो घर की मोमबत्ती इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और बाहर से अगर आप मोमबत्ती लेते हैं तो उसका जो टैक्स की आमदनी होती है वो हुकूमत को फ़ायदेमंद होती है, तो उसमें कैंडल टैक्स लगा दिया गया था। इसी किस्म से मैं समझता हूँ कि ऐसे नए टैक्स एक एक किस्म से लगाते गए और टैक्स लगाकर आवाम से पैसे जो होते हैं और हुकूमत अपने फलाई काम करती है। बहरहाल ऐसे ये तो चीज़ होती रहती है। इसमें यह है कि टैक्स उसूल करना और टैक्स की अगर सही तरीके से खर्च होता है तो टैक्स में या मुल्क में, किसी भी मुल्क में, उसमें तरक्की याफ्ता काम अंजाम दिए जाते हैं। बहरहाल हमारे से ही उसूल होते हैं पैसे, और हमारे पैसे किस जगह खर्च होना है ये एक नई चीज़ होती है। वैसे एक आखिरी टैक्स की जिक्र कर दूंगा कि अमेरिका और जर्मनी में बैचलर टैक्स भी लगाया गया था। अगर लोग कोई शादी नहीं करते थे तो उन पे बैचलर टैक्स भी लगाया गया था। खैर बहरहाल ये तो टैक्स की एक तारीख हो गई जो यहाँ पे गुजरी है, लेकिन अब अगर आएंगे तो टैक्स के साथ साथ कुछ बात, अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में किस तरीके से क्या हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी उस पर बात करेंगे। तो 1950s और 60s में देवानंद और दिलीप कुमार का ज़माना था फिल्म इंडस्ट्री में। उसी तरह 70s और 80s में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का दौर था जो काफ़ी मकबूल था, काफ़ी सुपरहिट फिल्में भी हमें देखने को मिले। 1990s और 2000 में अगर देखेंगे तो आमिर खान, सलमान खान का था, या ये भी कहिए कि शाहरुख खान का मामला है। वैसे ही 2002 से 2024 के बीच में इन 22 सालों में एक साहब यहाँ पे आए थे जिनका दौर फिल्मी दुनिया से तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नाजिल हुए कि सब पे एक किस्म से तकलीफ़ का बायस बन गया। हिंदुस्तान जहाँ पे मोहब्बत का मुल्क कहलाया जाता था, वहाँ पे नफ़रत फैलाने का दौर शुरू हो गया। कभी ट्रेन, कभी बस, कभी दाढ़ी, कभी टोपी, कभी गोश्त, कभी मंदिर, कभी मस्जिद। बहरहाल ऐसी इस किस्म से नफ़रत फैलाने का एक एजेंडा चलता गया, मगर अब ऐसा लगता है कि लोग 15 लाख रुपए की आस छोड़ दिए हैं। उसी तरह ये साहब ने जो चाल चली थी 2024 में
राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर या राम मंदिर बन गया बोल के जो एक पब्लिसिटी की गई थी, मैं समझता हूं कि उसका फ़ायदा ना होने की वजह से या उससे फ़ायदा उठाने वाले का अब डब्बा शायद गोल होता नज़र आ रहा है। 2024 में राम मंदिर का इनाग्रेशन तो हुआ जनवरी में, 22 जनवरी को, मगर अभी लोगों में उतना अंदर से जो जोश और वलवला होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। तो शायद ऐसा लगता है कि इस मर्तबा या गुज़िश्ता इंतखाबात में पुलवामा ने साहब की कश्ती बचा ली थी, अब ऐसा लग रहा कि अब राम मंदिर नहीं तो फिर शायद ज्ञानवापी की मस्जिद। आहिस्ता आहिस्ता अब राम मंदिर में जो यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी वहाँ नाकाम हो गए, तो अब ऐसा लग रहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में बहरहाल ये तो मजहबी नफ़रत फैला के या मजहबी मुनाफरत के दौर में आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक बीजेपी फिलवक्त आज जो परेशान हैं उसका अंदाज़ा आप ये लगाइए कि नीतीश कुमार को बहरहाल किस चीज़ से डराया गया ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से अपने आप को अलग करते हुए फिर से एनडीए में शमूलियत या एनडीए से पार्टनरशिप करने का फिर से उन्होंने ये कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का नाम नीतीश कुमार ऐसा बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार में ये चीज़ सामने आएगी कि इलेक्शन में किस तरह गुज़िश्ता मर्तबा अगर बिहार की बात करेंगे तो 40 सीट वहाँ पे हैं पार्लियामेंट के और 39 सीट्स एनडीए मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार ने जीते थे। अब नीतीश कुमार के जाने से या नीतीश कुमार को जिस तरह गिरगिट बताया जा रहा है, तो गिरगिट के रंग बदलने से लोग कितने उनके तरफ जाते हैं या अब सब छोड़ के इंडिया अलायंस की तरफ आते हैं, ये चीज़ आगे इलेक्शन में ही मालूम होगी। लेकिन वैसे अच्छी खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं जो आती हैं महाराष्ट्र में, ख़ास तौर पे जहाँ पे 48 सीट्स हैं वहाँ पे महाराष्ट्र एमवीए की जो अलायंस है या इंडिया अलायंस के जो हिस्सेदारी है वहाँ पे सीट्स का बाज़ाब्ता अलायंस हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये चीज़ जा रही है उसमें मैं समझता हूँ कि एक किस्म से अवाम में जो परेशानी है, जो नफ़रत है, वो कहीं ना कहीं खुल के सामने नज़र आ रही है। और लोग अभी 2 महीने में, देखिए वक्त तो काफ़ी है, ये कहा जा रहा है कि फरवरी की आखिरी तारीख में नोटिफिकेशन आ जाएगा या इंतखाबात की तारीख आ जाएंगे, मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल में पोलिंग हो सकती है। तो इन 2 महीनों में या 3 महीनों में बहुत कुछ बदला जा सकता है। तेलंगाना, जिस तरह तेलंगाना में तब्दीली आई वैसे पूरे हिंदुस्तान में भी तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये उम्मीद करना कि अगस्त में आके बजट देना, मैं समझता हूँ कि कब क्या होता, इंसान की ज़िंदगी कब आज है, 1 मिनट के बाद 1 सेकंड के बाद रहती नहीं रहती, इतना भरोसा नहीं रहता। फिर भी अच्छी बात है कि 6 महीने में पूरा मुकम्मल बजट देने की जो बात हो रही है, आप उम्मीद करते रहिए। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत किस करवट पलटती है ये वक्त पे बताएगा। लेकिन अब करवट अपनी जगह है, हिंदुस्तान की करवट पलटना अपनी जगह है, लेकिन आरएसएस ने अपना एजेंडा एक किस्म से शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस ने एक मंसूबा बनाया है कि वो किस तरह लोगों को उकसाने का एक कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे अक़लियती ग़लबे के इलाक़ों में ये बात होने लगेगी कि आप छेड़खानी कीजिए ताकि लोग आपके ख़िलाफ़ नारे लगाएं या सड़कों पे निकल के आ जाएं। इसके अलावा ये है कि मसाजिद को या मजहबी मुकामात पे कुछ तो भी रंग फेंकने की एक कोशिश हो रही ताकि लोग वहाँ से बाहर निकल के आएँ। एक दो वाक़यात में कहीं मॉब लिंचिंग की तरह या किसी एक तरीके से वहाँ पे कुछ नफ़रत फैलाओ, और जब मुसलमान रोड पे निकल के आएंगे तो इन सब ऐसे छोटे चीज़ें चलाकर उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे फैलाकर इलेक्शन में फ़ायदा करने की एक कोशिश हो रही है। बहरहाल इन चीज़ों से हमें चौकन्ना रहना है और हमें यही सोच के मुकाबला करना है कि हमें एक सेक्युलर हिंदुस्तान होना है। हम हमारे जज्बात को काबू में अगर रखेंगे तो हम आगे एक सही तौर पे लोगों के भी नफ़रत को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। हम हमारे जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे तो सामने वाला रिएक्ट भी नहीं होगा। सामने वाला रिएक्ट नहीं होना
ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इलेक्शन में जो और एक बहुत अहम चीज़ होती है वो होती है वोट। वोट के लिए घर से निकलना अभी से तय करिए, अभी से लोगों में ये चीज़ बोलते रहिए कि वोट का इस्तेमाल, जिस तरह आप फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद को जाते हैं या नमाज अदा करते हैं, उसी तरह इलेक्शन के दिन आपको वोट डालना बहुत ज़रूरी है। 5% वोट की पोलिंग हमें बढ़ाना है। इस बात का तय कर लीजिए आप कि आप निकलेंगे और वोट डालेंगे। अगर वोट डालेंगे तो तब्दीली आ सकती है। बहरहाल मैं वोट की अहमियत पे इसलिए इसरार कर रहा हूँ कि हम गुज़िश्ता मरतबा या गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में हमने 88 सीटों पे, जो ख़ास तौर पे SC ST के रिज़र्व्ड होते हैं, वहाँ पे हमने बाहर निकल कर वोट नहीं डाला। इसीलिए 88 सीटें आज बीजेपी के पास है। 128 सीटों में से 88 सीटें बीजेपी के पास है। इस मरतबा ख़ास तौर पे रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको घर से निकलना है और वोट डालना है। बहरहाल ऐसे और चीज़ें आते जाएंगी जिसके ऊपर नज़र रखना है और हमें चौकन्ना रहना है कि किस तरह हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। बहरहाल इसी चीज़ को मैं अहमियत देते हुए अपने प्रोग्राम को, इस हफ्ते के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।